झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे थे। अंदर बेटे की जवान बीवी बुढ़िया डिलीवरी के दर्द से तड़प रही थी। बार बार उसके मुंह से इतनी दर्दनाक चीख निकलती थी कि दोनों का दिल कांप उठता था। सर्दियों की रात थी, चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। घिसू बोला, लगता है अब नहीं बचेगी। पूरा दिन तड़पती रही है, जाकर देख तो आ। माधो दर्द भरे गुस्से में बोला, जब मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूंगा? घिसू ने कहा, तू तो बड़ा ही बेदर्द है। साल भर जिसके साथ जिंदगी का सुख भोगा, उसके साथ इतनी बेवफाई। माधो बोला, मुझसे उसका तड़पना और हाथ पैर पटकना देखा ही नहीं जाता। ये काम चोरों का परिवार था और पूरे गांव में बदनाम था। घिसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधो इतना कामचोर था कि आधा घंटा काम करता तो आधा घंटा चिल्लम पीता। इसी वजह से कोई उन्हें काम पर रखना ही नहीं चाहता था। अगर घर में मुट्ठी भर अनाज भी होता तो काम करना उनके लिए पाप जैसा होता। जब 2-1 दिन भूखे रह लेते तो घिसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाता और माधो बाजार में बेच आता। जब तक 2 पैसे रहते दोनों इधर उधर घूमते रहते। जैसे ही फिर भूख लगती तो या तो लकड़ी तोड़ते या किसी मजदूरी की तलाश करते। गांव में काम की कमी नहीं थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, लेकिन इन दोनों को लोग तभी बुलाते थे जब मजबूरी होती, जब 2 आदमियों का काम 1 आदमी से ही चलाना पड़ता। अगर दोनों साधु होते तो संयम और सब्र के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आलसी रहना उनकी फितरत बन चुकी थी। इनकी जिंदगी अजीब थी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के अलावा कुछ भी नहीं था। फटे पुराने कपड़ों से अपनी नंगी जिंदगी को ढंके हुए, दुनिया की टेंशन से बिल्कुल आजाद, कर्जों में डूबे हुए। लोग गाली देते मारते भी थे, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतने गरीब थे कि लोग ये सोचकर कि वापस मिलने की उम्मीद बहुत उधार दे देते थे। मटर या आलू की फसल के टाइम खेतों से चोरी छिपे आलू या मटर उखाड़ लाते, भुनकर खा जाते। कभी 10-5 गन्ना तोड़ लाते और रात भर चूसते रहते। घिसू ने इसी तरह फकीराना जिंदगी में 7 साल काट दिए थे। माधव भी अच्छा बेटा बनकर बाप के ही रास्ते पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और ज्यादा रोशन कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के पास बैठे हुए आलू भुन रहे थे, जो किसी के खेत से चुरा कर लाए थे। घिसू की बीवी तो कब की मर चुकी थी। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत इस घर में आई थी, तब से इस परिवार में थोड़ी सी सभ्यता आई थी। वो चक्की पीसकर, घास काटकर इतना कमा लेती थी कि 1 सेर आटा आ जाता था और इन दोनों निकम्मे आदमियों का पेट भरती थी। जब से वो आई थी, ये दोनों और भी आलसी और आराम पसंद हो गए थे, बल्कि थोड़े घमंडी भी हो गए थे। अगर कोई काम पर बुलाता तो ये बेपरवाह अंदाज में डबल मजदूरी मांगते। और आज वही औरत सुबह से डिलीवरी के दर्द में मर रही थी, और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए ताकि ये चैन से सो सके। घिसू ने आलू निकालते और छिलते हुए कहा, जाकर देख तो आ, उसकी क्या हालत है। जरूर किसी चुड़ैल का साया होगा। और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। इतना पैसा हम कहाँ से लाएं? माधव को डर था कि अगर वो अंधेरी कोठरी में गया तो घिसू ज्यादा आलू छिलकर खा लेगा, इसलिए बोला, मुझे वहां डर लगता है। घिसू ने कहा, डर किस बात का है, मैं तो यही हूं ना। माधव ने फिर कहा, तो फिर तू जाकर देखा। घिसू बोला, जब मेरी औरत मरी थी मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं था, और फिर वो मुझसे शर्माएगी क्या? मैंने तो कभी उसका मुंह भी ठीक से नहीं देखा। आज उसका खुला हुआ जिस्म देखूं, उसे अपने तन का होश भी नहीं रहेगा। अगर वो मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पैर भी नहीं पटक। वो बोला, मुझे तो ये सोचकर डर लगता है कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो क्या होगा। घर में सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है। घिसू ने कहा, सब हो जाएगा। अगर भगवान ने बच्चा दे दिया ना, तो जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे, वही लोग तब खुद बुला बुला कर देंगे। मेरे तो 9 बच्चे हुए थे, घर में कुछ भी नहीं होता था, फिर भी हर बार काम चल ही जाता था। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत भी इन जैसे लोगों से ज्यादा अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले वो लोग ज्यादा सुख से जी रहे थे जो किसानों की कमजोरियों का फायदा उठाना जानते थे, वहां ऐसी सोच का पैदा हो जाना कोई हैरानी की बात नहीं थी। हम तो यही कहेंगे कि घिसू किसानों से ज्यादा तेज दिमाग वाला था। किसानों की सीधी साधी, कम समझने वाली भीड़ में शामिल होने के बजाय वो चालाक लोगों के गिरोह में जा मिला। हाँ, उसमें इतनी काबिलियत नहीं थी कि उन चालाकों के नियम कानून भी ठीक से निभा सके। इसी वजह से जहां उसके जैसे और लोग गांव के मुखिया और नेता बन गए थे, वहीं घिसू पर पूरा गांव उंगली उठा रहा था। फिर भी उससे इतनी तसल्ली थी कि अगर वो खुद खस्ता हाल है तो कम से कम उसे किसानों जैसी जान तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और ना ही उसकी सीधी सादगी और चुपचाप रहने की आदत का लोग बेकार फायदा उठा पाते थे। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते हुए ही खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया था, इतना सब्र ही नहीं था कि आलू ठंडे होने देते।
कई बार दोनों की जुबान जल गई। छिलका उतारने के बाद आलू का बाहर का हिस्सा ज्यादा गर्म नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही दांतों के नीचे आता, अंदर का हिस्सा जुबान, गला और तालू जला देता था। इस जलते हुए गोले को मुंह में रखने से बेहतर यही था कि उसे तुरंत निगल लिया जाए। पेट के अंदर उसे ठंडा करने के लिए काफी जगह थी, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निगलते जा रहे थे, चाहे इस चक्कर में आंखों से आंसू ही क्यों न। वक्त घीसू को 20 साल पहले की एक ठाकुर की बारात याद आ गई जिसमें वो गया था। उस शादी में जो भर पेट खाना उसे मिला था वो उसकी जिंदगी का यादगार वाकया था। आज भी उसे वो बात बिल्कुल ताजा लग रही थी। वो बोला, वो दावत मैं कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद फिर कभी ऐसा खाना और इतना पेट भरकर नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूरियां खिलाई थी, छोटे बड़े सबको। पूरी असली घी की, चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रस्से वाली सब्जी, दही, चटनी, मिठाई, क्या क्या बताऊं। उस भोज का स्वाद ही अलग था। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने इतना खाया कि किसी से पानी तक नहीं पिया जा रहा था। पर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गरम गोल गोल खुशबू वाली कचोरियां रख देते थे। मना करो नहीं चाहिए, पर वो फिर भी देते जाते थे। और जब सब हाथ मुंह धो चुके तो एक एक बड़ा पान भी मिला, पर मुझे पान लेने का होश ही नहीं था। खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, सीधा जाकर अपने कंबल पर लेट गया। क्या दिल वाला ठाकुर था वो। माधव ने लालचाते हुए कहा, काश आज कोई हमें भी ऐसा भोज खिला देता। घीसू बोला, अब कौन खिलाएगा, वो जमाना ही और था। आजकल सबको कंजूसी सोचती है। कहते हैं शादी में ज्यादा खर्च मत करो, क्रियाकर्म में भी खर्च मत करो। पूछो, गरीबों का पैसा जोड़ जोड़ कर कहाँ रखोगे। जमा करने में तो कोई कमी नहीं, बस खर्च करने में ही सबको कंजूसी याद आती है। माधव बोला, तुमने तो कम से कम 20 पूरियां खाई होंगी। घीसू ने कहा, 20 से ज्यादा खाई थी। माधव बोला, मैं तो 50 खा लेता। घीसू हंसा, 50 से कम तो मैंने भी नहीं खाई होंगी। तब मैं अच्छा खासा जवान था, तू तो उसका आधा भी। खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं बुझे हुए अलाव के पास अपनी धोतियां ओढ़कर पैर पेट में डालकर सो गए, बिल्कुल 2 बड़े अजगर जैसे जो कुंडली मारे पड़े हों। और बुढ़िया अभी भी अंदर दर्द से करा रही थी। हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शेख अतीक, और आप लोग देख रहे थे हमारी विजुअल स्टोरी कफन, जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कहानी अभी पूरी नहीं हुई। इसके अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, और हाँ, शेयर करना ना भूलें।